हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। हमारा आज का टॉपिक है वंस अगेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस एज अकॉर्डिंग टू द न्यू फॉर्मेट्स। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि ये सेशन वही बच्चों ने लगाना है, दोज स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी वेंट थ्रू गॉन थ्रू ऑल द प्रीवियस 4 सेशंस। पहले आप उन सारे वीडियोस को देखकर यहाँ पर आइए एंड देन आफ्टर दैट बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन फॉर हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड अ बेटर क्वेश्चन सॉल्विंग. So let's begin with the MCQ questions based upon the NCRT exemplar. The question number 1 which is there, it tests to us about कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम को कितने अच्छे से समझ चुके हैं और उसी रेंजेस को कि हर स्पेक्ट्रम के जो टाइनी पार्ट्स हैं, एक्स रेज, गामा रेज, यूवी, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज को समझते हैं और उनकी वेवलेंथ रेंज को समझते हैं. सो दिस क्वेश्चन एक्चुअली टेस्ट दैट पर्टिकुलर एबिलिटी. इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, इट सेज वन रिक्वायर्स 11 eV of energy to dissociate a carbon monoxide molecule into carbon and oxygen atoms. The frequency of the appropriate electromagnetic radiation to achieve the dissociation lies in. So there is a lot of stuff in the question, पर हमारा जो concentration है क्वेश्चन का वो तो 11 eV के ऊपर है, वो की एनर्जी प्रोवाइडेड है एंड सो वी नो दैट एनर्जी इज सपोज टू बी इक्वल टू एच इंटू एफ. तो यहाँ पे अगर मुझको फ्रीक्वेंसी रेंज याद है तो मैं फ्रीक्वेंसी के थ्रू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता हूँ. एंड रादर अगर आपको वेवलेंथ रेंज याद है तो आप इसको एच सी बाय लैम्डा के थ्रू अटेम्प्ट कर सकते हैं. राइट, सो द वेवलेंथ विल कम आउट टू बी एज इक्वल टू एच इंटू सी अपॉन ई. तो अगर आप इसको इन एंगस्ट्रॉम चेक करना चाहते हैं, if the wavelength is in the value of the angstrom, so that is 12375 and divided by the energy in electron volt जो कि यहाँ पे 11 गिवन है. अगर आप यहाँ से चेक करें तो 11 इंटू 1 11 कैरिड फॉरवर्ड 13 11 27 11 दूनी 22 55 1125. सो 1125 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू यहाँ पर आ रही है. दिस इज द वैल्यू विच इज कमिंग इन. अगर हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को चेक करें, दिस इज लेस दैन 3800 एंगस्ट्रॉम. इसका मतलब है विजिबल रीजन में नहीं आ पा रहा है. सो इट इज गेटिंग इनटू द यूवी रीजन. आप उसको फ्रीक्वेंसी से भी चेक कर सकते थे that the frequency is coming as equal to energy is 11 eV, मतलब 1.6 into 10 power minus 19 से मल्टीप्लाई करेंगे and divided by the h value which is 6.02 into 10 power minus 34. तो अगर हम इसको वैल्यूएशंस पर डाल रहे हैं, so that is 11 into 1.6 upon 6.02. और अगर हम पावर को चेक करें, so that is coming around 10 power 15. so ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ये वापस से आपकी कॉल अप कर रही है कि जो रीजन है ऑफ द स्पेक्ट्रम दैट इज यूवी. सो दैट्स अ सी पार्ट इन दिस क्वेश्चन. दोनों में से किसी एक तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. द सेकेंड क्वेश्चन टेस्ट यू द एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जो ईएम वेव है वो किस तरीके से प्रोपोगेट करती है एंड इट आल्सो टेस्ट द एबिलिटी कि आपको प्योरली रिफ्लेक्टेड वेव या प्योरली एब्जॉर्ब्ड वेव के बारे में अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं. So let's understand the question first of all. It says a linearly polarized electromagnetic wave given as by this particular function is incident normally on a perfectly reflecting infinite wall. So it's a perfectly reflecting wall, मतलब R की वैल्यू 1 है, A की वैल्यू इसमें 0 है, बिल्कुल एब्जॉर्प्शन नहीं है. Now assuming the material of the wall is optically inactive, मतलब it is not actually giving more vibrations because it is optically completely inactive, the reflected wave will be given by what function. So whenever we actually encounter a wave और वो एक denser medium से reflect होती है, so let's write that out. When a wave is reflected from the denser medium, so from the denser medium it suffers a phase change of pi. So एक पाई का फेस चेंज उसके अंदर हो जाता है और जो उसका एम्पलीट्यूड है, सिंस इट इज अ परफेक्ट रिफ्लेक्शन, so it is supposed to be the perfect reflection,
So the amplitude of the reflected in the magnitude will be the amplitude of the incident because of the perfect reflection. So इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन को लिखें तो जैसे मैंने बताया कि एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो दैट इज ई नॉट एज इट इज, बट अ फेस चेंज इज ऑफ पाई. इसका मतलब जो उसका फेस चेंज है उसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं. दैट शुड बी के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस पाई. But the point is that cos of 180 minus theta or the cos of 180 plus theta, that is going to cos of 180 plus theta if you are checking out. तो उस हिसाब से we should have this as माइनस साइन कमिंग आउट इनटू प्ले. पर एक बात को और ध्यान रखते हैं किस तरीके से कि अगर ये आपकी बाउंड्री है और यहाँ से अगर हमने वेव को इंसिडेंट करा है ना, इफ वी मेक द वेव इंसिडेंट लाइक दिस ओवर हियर, तो अगर ये वेव यहाँ जा रही है तो भाई जब ये रिफ्लेक्ट होके आई, जब ये रिफ्लेक्ट होके आ रही है एज इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड, तो इसमें एक तो फेस चेंज आ रहा है. तो फेस चेंज आया, दूसरे कलर से बना लेते हैं. ये इसके अंदर फेस चेंज डेवलप हुआ, एम्पलीट्यूड सेम रहा पर फेस चेंज डेवलप हो रहा है इसके अंदर. तो ये वेव जा कहाँ रही है? तो इंसिडेंट वेव जो थी वो इस डायरेक्शन में थी, तो रिफ्लेक्टेड वेव इस डायरेक्शन में है. तो इसका मतलब अगर हम इक्वेशन देखें इनिशियली तो के जेड माइनस ओमेगा डी है, तो बीच में जो नेगेटिव साइन है इट एक्सप्लेन्स दैट अ वेव वाज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स प्लस ऑफ जेड. कहाँ जा रही थी? प्लस ऑफ जेड पे जा रही थी. बट अगर हम अब देख रहे हैं जो रिफ्लेक्टेड वेव है दैट इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब इस साइन को आपको प्लस करना पड़ेगा. सो दैट इज गोइंग टू बी टेकन एज के जेड प्लस ऑफ ओमेगा टी. So that becomes your complete equation, that is E naught cos of kz प्लस ओमेगा टी. और इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है. सो ई नॉट के साथ में वो आई कैप भी वापस प्लेस कर सकते हो एज इट इज फॉर राइटिंग दिस ई आर इन द वेक्टर फॉर्मेट. दैट इज के जेड प्लस ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई. सो दैट बिकम्स योर अल्टीमेट रिजल्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. Light with an energy flux of 20 watt per centimeter square falls on a non-reflecting surface at a normal incidence. So आप एक non-reflecting surface बना सकते हो, कोई surface बना लो और उसके ऊपर light जो है वो normally incident हो रही है. So light is falling normally on this like this, right? So that's a normal incidence. The surface has an area of the 30 centimeter square. The total momentum delivered. तो यहाँ पर हम फोर्स का एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, हमने डिटेल में करा हुआ है निकोल एंड हल्स आर्टिकल से. रेडिएशन प्रेशर एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ईएम वेव्स ऑन द इंसिडेंट सरफेस. तो वो जो फोर्स का एक्सप्रेशन है विच इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द पावर अपॉन सी, राइट? द पावर अपॉन सी. यहाँ पे जो आर्टिकल है दैट इज फॉर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन. तो जनरल एक्सप्रेशन होता है फॉर द फोर्स वी हैव डिराइव्ड एज इक्वल टू as I into A upon C and into 1 plus R. This is a complete expression जिसके अंदर R जो है वो रिफ्लेक्टेंस है. अगर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो रही है तो इसका मतलब क्लैरिफाइड है कि जो रिफ्लेक्टेंस की वैल्यू है वो जीरो है. सो दिस एक्सप्रेशन इज सिंपली एज इक्वल टू I into A upon C. I into A को पावर भी बोल सकते हो, सो दैट इज सिंपली पावर अपॉन C. यहाँ पर इंटेंसिटी की वैल्यू गिवन है इसलिए मैंने एक्सप्रेशन को इंटेंसिटी फॉर्म में लिखा है. That the intensity value is given at 20 watts per centimeter square, right? That's 20 watt upon centimeter square. That's the intensity value multiplied by the area जो कि 30 centimeter square given है. तो मैंने थोड़ी स्मार्टनेस शो करी कि मुझे कन्वर्ट ना करना पड़े, ये सेंटीमीटर स्क्वायर पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा. And this is divided by C. So C is nothing but 3 into 10 power 8 meters per second. मुझे यहाँ पे फोर्स की वैल्यू नहीं निकालनी है, मुझे यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम निकालने को बोला गया है. सो द टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड निकालने को बोला गया है. तो टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड का मतलब है कि जब ये वेव नीचे आ रही थी तो इसका मोमेंटम p था लेकिन ये वापस गई ही नहीं है. इसका मतलब डेल्टा p की जो वैल्यू है वो p के बराबर ही है, दैट इज 0 माइनस ऑफ माइनस p. तो जितना मोमेंटम था सारा का सारा डिलीवर हो गया, फाइनल मोमेंटम जीरो है. तो इसका मतलब डेल्टा p की जगह मैं यहाँ पे p लिख सकता हूँ. सो दैट्स p अपॉन डेल्टा t. सो p की जो वैल्यू है दैट इज डेल्टा t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो 30 मिनट्स गिवन है. सो दैट इज 30 मिनट्स मतलब 30 into 60 सेकेंड्स मल्टीप्लाइड बाई 20
into 30 divided by 3 into 10 power 8. So that's the whole value. And ये थोड़ी कैंसलेशन 10 हो गई. सो 2 इंटू 6 12 इंटू 3 36 और पावर अगर हम चेक ऑन करें सो दैट्स कमिंग एज 10 पावर माइनस 4 यूनिट्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ब्यूटिफुली वर्क्स अपॉन एज एन ऑप्शन बी ओवर देयर. So good question, testing your theoretical ability. Moving on. The next problem. It says the electrical field intensity produced by the radiations coming from the 100-watt bulb at a 3 meter distance is E. So let's take a point source like this और इससे हम 3 मीटर की दूरी पे जब ये वेव पहुंच रही है, ये R आपका 3 मीटर गिवन है, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी जो आ रही है यहाँ पे वो E के बराबर बोली जा रही है इस पॉइंट पे. अब बोला जा रहा है कि अगर आप सोर्स की स्ट्रेंथ को ही चेंज कर दो, मतलब पहले पावर P थी, अब पावर को P प्राइम कर लो, सोर्स की पावर को ही चेंज कर दो, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा. तो भाई देखो ऐसा है, जो इंटेंसिटी है दैट इज सपोज टू बी इक्वल टू द पावर अपॉन एरिया. एरिया कितना है यहाँ पे 4πr² ये आ रहा है. यहाँ पे इंटेंसिटी को ई से मेंशन आउट करा हुआ है, तो इसका मतलब आर तो इस क्वेश्चन में सेम है. द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज इन चेंजिंग, वो तो नहीं बदल रहा है, आपने सोर्स की स्ट्रेंथ को बदला हुआ है. इसका मतलब यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि पूरा का पूरा आइडिया जो है दैट इज कमिंग फॉर द इंटेंसिटी आइडिया, है ना. अब इंटेंसिटी जो है वो कैसे आएगी उसको हम लिख लेते हैं. तो इंटेंसिटी, एक सेकेंड इसको हटाते हैं. जो इंटेंसिटी है वी नो दैट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. और यहाँ पर अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो किस वेव की बात कर रहे हैं, दैट इज फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड वेव. तो इसका मतलब उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो कितना होता है, दैट इज ई नॉट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड जो है वो कितना है, ई नॉट है. So I is supposed to be proportional to as E naught square over here. E naught क्या है उसके अंदर, amplitude है. So if I substitute that particular expression over here, so I can write this is proportional to E naught square. R तो यहाँ पे same है तो ये term constant है. So I can write that E naught is proportional to P. नाउ अब अगर पावर बदल जाती है, लेट्स से इट बिकम्स P प्राइम, सो द न्यू इंटेंसिटी आई कैन राइट इज सपोज टू बी एज E. तो पुरानी वाली इंटेंसिटी की वैल्यू क्योंकि E गिवन है तो मैं न्यू वाले को तो E प्राइम लिख लेता हूँ. तो पुरानी वाली जो इंटेंसिटी गिवन है वो E है, तो E की वैल्यू इस क्वेश्चन में E नॉट के बराबर है, मतलब जो ओरिजिनल इंटेंसिटी है उसके बारे में बताया जा रहा है. E नॉट को मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. करेक्ट. सो मैं इसको E नॉट प्राइम लिख लेता हूँ. सो डिवाइडिंग दीज टू वी गेट E नॉट प्राइम अपॉन E नॉट इज सपोज टू बी एज इक्वल टू, ये स्क्वायर है इसका, दैट इज अ स्क्वायर ऑफ इट, इज इक्वल टू एज P प्राइम अपॉन P. राइट. सो अब यहाँ से हम P प्राइम और P की वैल्यू डाल देते हैं. P प्राइम की वैल्यू हमें 50 गिवन है और P की वैल्यू 100 गिवन है, तो ये हाफ हो जाता है, which means that E naught prime becomes equal to E naught upon √2, है ना. पूरा स्टेप देख लेते हैं इसको, अगर आप एक स्टेप में और देखना चाहते हैं. सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन √2, रूट ले लिया हमने दोनों साइड पे. सो द E नॉट प्राइम वैल्यू बिकम्स इक्वल टू E नॉट बाई √2. नाउ दिस इज द न्यू एम्पलीट्यूड. अगर हम RMS वैल्यू को चेक करना चाहते हैं, फिर स्टार्ट चेकिंग ऑफ द RMS वैल्यू, तो RMS वैल्यू जो होती है वो पीक वैल्यू की √2 टाइम्स होती है, तो वो दोनों का आपको RMS लेना पड़ेगा. सो द रिजल्ट इज गोइंग टू वर्क अपॉन ए सेम, दैट इज E अपॉन, that is E prime should be equal to as equal to E upon √2 should be my result. Moving on to the next. If E and B represent the electric and magnetic field vectors of the electromagnetic wave, the direction of the propagation of the electromagnetic wave is along. So यहाँ पर हम सीधा सीधा पॉइंटिंग वेक्टर को समझ सकते हैं, उसका रिलेशन यहाँ पर लेकर आ सकते हैं. That the pointing vector was 1 upon mu naught into E cross B. So that beautifully explains to us the idea. आइडिया मतलब ये एक्सप्रेशन हम कैसे लिख रहे हैं, एक्सप्लेनिंग कि जो एस वेक्टर होता है, जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है, दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द ईएम वेव. तो पॉइंटिंग वेक्टर की दो सिग्निफिकेंस होती है, एक तो वो बताता है कि डायरेक्शन क्या है प्रोपोगेशन का ईएम वेव की, और सेकंड
उसका जो मैग्नीट्यूड है इट एक्सप्लेन्स टुवर्ड्स द एवरेज इंटेंसिटी। यहाँ तो सिर्फ डायरेक्शन की बातें हो रही हैं। सो द ऑप्शन इज वेरी क्लैरिफाइड, दैट इज सपोज टू बी द डी पार्ट। यू मस्ट नॉट आंसर सी पार्ट। गलती से आप सी पार्ट मत कर देना, सी पार्ट गलत है, बिकॉज यू नो दैट ए क्रॉस बी इजंट इक्वल टू बी क्रॉस ए, राइट। तो इसका मतलब ई क्रॉस बी आपका बी क्रॉस ई के बराबर नहीं है, उसके अंदर डायरेक्शन आपका चेंज हो जाएगा। तो हो सकता है आपके क्वेश्चन में बोला हो कि प्लस एक्स एक्सिस पे जा रही है, तो आप अगर रिवर्स कर दोगे तो वो माइनस एक्स एक्सिस हो जाएगी, तो वो गलत हो जाएगा। सो बी केयरफुल। नेक्स्ट, the ratio of the contribution made by the electric field and the magnetic field component to the intensity of an EM wave. That is one of the very fine question जिसका proof हम regular class के मतलब sessions में देख चुके हैं, where we have already understood this particular idea कि हालांकि अगर हम amplitude की बात करते हैं तो जो एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से काफी हायर होता है, क्योंकि सी से मल्टीप्लाइड होगा बी नॉट का फैक्टर। तो एम्पलीट्यूड ई नॉट तो काफी ज्यादा आता है बी नॉट से, बट व्हेन इट कम्स टू द एनर्जी पार्ट, सो बी नॉट स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट into C, that is supposed to be the intensity of the wave in the terms of the B naught, and this is also equivalent to as a half of epsilon naught E naught square into C, which is the expression for the average intensity, and you find that this term is equivalent to this, और इसको ध्यान से देखें तो जो B naught square upon 2 mu naught है और जो half epsilon naught E naught square है, this represents the energy density of the magnetic form and the electrical form, ये बिल्कुल बराबर पोर्शन में है। इसका मतलब अगर हम ओवरऑल इंटेंसिटी को स्प्लिट अप करेंगे तो उसके इक्वल प्रोपोर्शंस में आपको क्या मिलेगी, इंटेंसिटी कैरिड इन द मैग्नेटिक फॉर्मेट एंड द इंटेंसिटी कैरिड इन द electrical format, which means that the ratio comes out to be as equal to 1:1. If you want to prove this particular out, तो आप आराम से कर सकते हैं। यहां से एक्सप्रेशन को देखें, यहां से आप बी नॉट को लिख सकते हैं as equal to E naught upon C. So I can write this expression as E naught upon C. So that is E naught by C, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, and into 1 upon twice of mu naught and into C, like this expression B naught की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, so like this, right, this looks like the expression over there, okay, यहाँ पे तो ये C वाला पोर्शन तो भारी छोड़ देता है, और ये जो नीचे C स्क्वायर है उसको चेंज कर लेते हैं। वो कैसे करें, by using C as equal to 1 upon under root of mu naught epsilon naught, तो C स्क्वायर की वैल्यू प्लेस कर लेते हैं, so that will be E naught square by, instead of C square I can place this, so will be 1 upon mu naught epsilon naught and divided by twice of mu naught like this, and this into C. So you can see that the mu naught cancelled है, and you're getting this as half epsilon naught into E naught square and into C, which is nothing but the same term which I have written over here. Explaining ये दोनों terms बराबर है, so the ratio becomes exactly as equal to 1:1. Next one, it says an EM wave radiation radiates outward from a dipole antenna with E naught as the amplitude of the electric field vector. So the electric field E naught which transports significantly energy from the source fall off as. Now the question statement is clearly indicating about the amplitude behavior, और हमें पता है कि जो intensity होती है that is proportional to the amplitude square. Further, since we are talking about the intensity with respect to the distance, so the intensity is also proportional to the amplitude square and also proportional to 1 upon r square. That means it obeys the inverse square law for the point source, which means कि अगर हम इन दोनों फैक्टर को कंबाइन कर लेते हैं, so we can write that I is proportional to a square and proportional to 1 upon r square. So which means that a is going to be proportional to 1 upon r, और यहाँ पे amplitude of the wave का मतलब है the amplitude of the EM wave जो कि यहाँ पे E naught से denoted है. So therefore it becomes E naught proportional to 1 upon r. So the option C is absolutely correct. So be careful. It is asking about the amplitude, not about the intensity. अगर intensity के बारे में पूछा होता है तो 1 upon r square का फैक्टर रहता है, and that too for the case of the point source. अगर nature of the source बदल जाता है और आपका cylindrical source कहीं बन जाता है तो फिर ये फैक्टर्स दोबारा से बदल जाएंगे. So be careful what the question is actually demanding. Next one. An electromagnetic wave travels in the vacuum along the z direction, and
E vector is given to us in the format that is E1 I cap plus E2 j cap and cos of kz minus of omega t. Choose the correct option from the following. Now the thing is that ये जो पूरा part है that is representing the amplitude of the electric field vector. So I know that C is supposed to be equal to as E naught upon B naught. तो इसका मतलब मुझे B naught की वैल्यू अगर लिखनी है तो वो E naught by C से आएगी. तो अगर मैं B वेक्टर यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा तो मुझे B naught चाहिए होगा तो B naught E naught by C से आएगा और ये पूरी टर्म E naught गिवन है. So that's E naught I cap sorry E1 I cap plus E2 J cap डिवाइडेड बाय सी. ये पूरा मेरा बी नॉट बन चुका है. दूसरी बात जो मुझे पता है पहले से कि जो फेज होता है इलेक्ट्रिक वेक्टर का और मैग्नेटिक वेक्टर का वो बिल्कुल सेम होता है एंड सो द फेज इज लेफ्ट अनचेंज्ड. सो दैट इज कॉस ऑफ kz माइनस ऑफ ओमेगा टी इज माय करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. सो मैं यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है उसके अंदर इसको प्लस कर लेता हूँ क्योंकि अदरवाइज ए और बी ऑप्शन में कोई फर्क नहीं है. So it seemingly is the A option over here because of the two facts. एक तो amplitude और दूसरा phase. आगे देख लेते हैं C and D. C says a given electromagnetic field is circularly polarized and the D part, the given electromagnetic wave is plane polarized. Now you can see the heading over there. It is a more than one question. It's not having a single option. It is having two options over here. So we are looking at a C and D option. तो हमें पता चलता है कि D part absolutely correct है. Reason because we have seen that suppose for example if हम dealing की हम ऐसा बोल दें कि भाई जो वेव है वो x डायरेक्शन में जा रही है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो y डायरेक्शन में है और ये आपकी z डायरेक्शन में है. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशंस है वो पर्टिकुलर प्लेन में एक पर्टिकुलर प्लेन में जो है दे आर एक्चुअली contained which is perpendicular to the direction of the wave propagation. तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो वेव है वो कहां जा रही है z पे जा रही है और वेव कहां जा रही है z पे जा रही है. लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देख रहे हैं सो दीज ऑसिलेशंस आर कंटेन्ड इन दिस पर्टिकुलर प्लेन. किस पर्टिकुलर प्लेन में? दैट इज इन द xy plane. So that is perfectly fine and therefore the wave is supposed to be plane polarized. Right, the next one. It says an electromagnetic wave traveling along the z-axis is given as E is equal to E naught cos kz minus omega t and we need to check the correct options from the following. So ध्यान से देखते हैं सबसे पहले कि जो फील्ड वेक्टर आपको गिवन है जो डायरेक्शन प्रोपगेशन का गिवन है वो क्या है. सो वी आर एबल टू फाइंड इट आउट कि ये kz माइनस ओमेगा टी गिवन है. इसका मतलब wave is propagating along the positive z-axis. So that positive z-axis is supposed to be the direction of the wave propagation. So one of the very fine question जो कि आपकी ability check करता है vectors की भी और साथ में कि आपको pointing vector का behavior पता है कि नहीं कि जो तीनों डायरेक्शन देखो लेमैन लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि E and B आपस में परपेंडिकुलर है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर है. दैट्स अ लेमैन लैंग्वेज फॉर अस. But then they have a specific directions as suggested by the pointing vector. तो हमें ये जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है. सो मुझे एक तो वेक्टर एनालिसिस अच्छे से आती है क्रॉस प्रोडक्ट में दैट दिस इज आई कैप एंड दिस इज जे कैप एंड दिस इज के कैप और क्लॉकवाइज ये क्या रहता है पॉजिटिव रहता है. और यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि जो वेव प्रोपगेशन है वो z एक्सिस पर है मतलब दैट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द k कैप. So I think I can mention the k cap as I cross j. So I cross j is supposed to be k cap. Finally done. अब आगे समझते हैं. अब यहाँ पे अगर मैं sketch out करूँ तो sketch out करने पे if I am writing this direction as the k cap means that is a z direction. तो इसके दो perpendicular direction हमारे बनने चाहिए as x and y. So this should be the I direction which is the x and it should be the j that is supposed to be the y. So we can see that I cross j is supposed to be equal to k, right? So which means the electric field has to be over here and the magnetic field has to be over here.
such that a pointing vector direction is satisfied, which is 1 upon mu naught into E cross B. So the direction behavior gets satisfied from there. So that is perfectly fine. Right, excellent. So now the question is telling the associated magnetic field is given by. So magnetic field किस तरीके से लिखनी चाहिए वो पूछा गया है. तो magnetic field जो होनी चाहिए that should be written as equal to as B naught vector, right? B naught vector and having the same phase ना, it should be having the same phase as the rest of the term. अभी जो B naught vector है मैं उसको किस तरीके से रखूँ, मतलब complete उसको कैसे लिखना चाहिए. So B naught जो है that is nothing but as equal to B naught of J cap, ऐसे, that is B naught of J cap, right? So which is equivalent to as B naught, और J को कैसे लिख सकते हैं, or we can write a J as equal to K cross I, so that's K cross of I. अच्छा, फर्दर हम B naught को E naught से कैसे कंपेयर करें, so that can be compared using the amplitude ratio, मतलब जो C है which is nothing but as equal to E naught upon B naught, which means we have the B naught value from here as equal to E naught upon C, ऐसे, which means this is nothing but as equal to E naught upon C and into K cross of I, right? So which means that this B naught vector is nothing but written as 1 upon C and into K cross of E naught into I. So that is going to work upon as 1 upon C into K cross E naught vector, which is actually happening correctly. ये मैं सिर्फ B naught vector लिख लेता हूँ यहाँ पे. So बाकी का वेक्टर वो फेस तो सेम ही होता है. So cos of kz minus omega t तो सेम ही रहेगा. So that means this expression which we have seen over here in the A part is coming on as absolutely correct over there. So that's the A part which is working correct. Now if I look at the B part over there, is telling the electromagnetic field can be written in the terms of the associated magnetic field as. अभी रिवर्स करके बोल रहा है कि रिवर्स करके बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिख सकते हैं. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग आई कैप. तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को आई कैप के अलोंग लिख रहा हूँ, सो दैट इज एज ई इंटू आई कैप. अब आई कैप को कैसे लिख सकते हैं, दैट इज जे क्रॉस के. सो दैट इज ई इंटू जे क्रॉस के. दैट इज 1 सेकेंड फ्रॉम द साइक्लिक बिहेवियर. मैंने अब आई कैप लिखा है, दैट इज फ्रॉम जे क्रॉस के. अब इसको हम एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में बदल सकते हैं. So E can be written as equal to C into B and into J cross K. And now if I take it inside, that becomes C into B J cap cross K cap. और B J cap का मतलब क्या है, B वेक्टर हो गया है. So that is C into B vector cross K. So that is also fitting in the B part. Next it says K dot E is equal to 0. So K dot E 0, हाँ बिल्कुल सही है, because K and E are in the mutually perpendicular direction, so dot product उनका 0 आएगा. K dot B as 0 बिल्कुल सही है, because the K and the magnetic field are in the mutually perpendicular direction, so उनका dot product भी 0 आएगा. तो C is absolutely correct. बस K cross E 0 नहीं आएगा, ये गलत है. K cross B 0 नहीं आएगा. Reason because the K cross E is going to give us the direction of the magnetic field, right? K क्रॉस E से आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा और K क्रॉस B से शायद इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा. क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं होगा क्योंकि साइन 91 होता है और ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और क्रॉस प्रोडक्ट AB sin थीटा होता है. So ABC stands as an option for this question. The next problem, it says a charged particle oscillates about its mean equilibrium position with a frequency of 10 per 9 Hz. So electromagnetic waves जो प्रोड्यूस होंगी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी हुई है. So the point to understand is कि जो सोर्स होता है, जो ऑसिलेटर सोर्स होता है, उससे जो वेव निकलती है तो उनमें एक रिलेशन होता है कि जो भी ऑसिलेटर सोर्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वही फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इसका मतलब जो ए पार्ट है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. The wave which is getting propagated will have the same frequency as of the source. So naturally B option आपका गलत है. Now look at the C option. Wavelength की बात करें, so we can use that the speed of the EM wave is equal to the product of the frequency into wavelength.
Wavelength calculate करें, so that's equal to C upon F, that is 3 into 10 power 8 divided by 10 power 9. So यहाँ से 10 power 8 का पूरा फैक्टर कैंसल्ड है और 3 upon 10 कितना हो जाएगा 0.3 मीटर. So the C part is absolutely correct. Now this particular distance is coming more than a millimeter, which means that this is getting into the range of the radio waves. So the D part is absolutely correct. So the correct option stands at A, C and D. So we discussed many questions based upon the EM waves directly from the exemplar questions. So hopefully आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. And this is how the questions are asked from the same content. हमने पहले डिस्कस करे subjective questions in the last session from the same content, and this is the same concepts which have been asked in the objective format also. Thanks for watching.